तो पहले मैं तुम लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि अनिकेत भैया अब पूरी तरीके से सही हो चुके हैं। मंडे से उनके रेगुलर वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे, तो चिंता तुम लोग मत करो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 एनिमे विद विजुअली स्टनिंग एनिमेशन। लॉकडाउन लग रहा है, बच्चों के पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं, 10th वालों के पेपर कैंसिल हो चुके हैं, 12 वालों के पेपर पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। 12 वालों को भी कैंसिल कर देते ना अगर 10th वालों के कैंसिल कर रहे हो तो। और यहाँ पे यूपी बोर्ड वालों को तो पता ही नहीं है कि उनके पेपर कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि मैं 10th क्लास में हूँ और यूपी बोर्ड में हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और इसी मेरी मेहनत को देखते हुए तुम लोग वीडियो को लाइक ठोको। तो चलो जो भी हो, फिर से लॉकडाउन लग रहा है, हम लोगों को थाली बजाने को दी जाएगी, कैंडल्स जलाने को दी जाएगी, पर हम लोग एनिमे वॉचर्स हैं। हम लोगों का काम सिर्फ इतने से थोड़े होगा। हम लोगों को चाहिए एनिमे विद गुड एनिमेशन, गुड स्टोरी लाइन, गुड एक्शन सीन्स। और आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, टॉप 10 एनिमे विद विजुअली स्टनिंग एनिमेशन। सो इट्स योर फ्रेंडली नेबरहुड डीजेनरेट ओटाकू बॉय विद द टॉप 10 लिस्ट ऑफ एनिमे विद विजुअली स्टनिंग एनिमेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि इस लिस्ट में पॉपुलर एनिमेज लाइक माई हीरो एकेडेमिया, वन पंच मैन, जुजुत्सु काइसेन, अटैक ऑन टाइटन ऐसे एनिमेज इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ये पहले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तुम लोगों ने इन्हें देख लिया होगा और हमारा कोई मतलब नहीं बनता यार इन्हें लिस्ट में डालने का, क्योंकि हम लोग तुम्हें कुछ एनिमेज रेकमेंड कर रहे हैं जो जिन एनिमे को देख के तुम इस लॉकडाउन में अपना टाइम पास कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं नंबर 10 एनिमे की तरफ। तो 10th नंबर पर हमारे पास बनाना फिश। इसके एक ही सीजन है, टोटल 24 एपिसोड्स हैं। ये एनिमे डब में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सब में अवेलेबल है। और इसकी एनिमेशन करी है मापा स्टूडियोज ने, तो भाई एनिमेशन गजब की है। तो बनाना फिश की मेन स्टोरी रिवॉल्व करती है गैंग वॉर्स के ऊपर। हमारा मेन कैरेक्टर ऐश लिंक, जो पहले डीनो गोल्जाई की गैंग में काम करता था, वो डीनो गोल्जाई की गैंग को छोड़ देता है और अपनी खुद की गैंग बना लेता है। पर डीनो गोल्जाई को ये बात पसंद नहीं आती है और ऐश लिंक और डीनो गोल्जाई की गैंग में गैंग वॉर्स शुरू हो जाती हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कैसे ही बचपन में किडनैप हो गया था, उसके बाद उसे ट्रेन किया गया और 17 साल की उम्र में ही वो कोल्ड हार्टेड मर्डरर बन गया। और मुझे बनाना फिश की ये बात अच्छी लगती है कि बनाना फिश अपनी मेन स्टोरी के अलावा भी अपने मेन कैरेक्टर के माइंड में जो चल रहा है उसकी जैसी मेंटालिटी है वो भी हमें दिखाता है कि वो बचपन में किडनैप हो गया, अपने मेन कैरेक्टर के साथ सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ और वो बताओ इतनी छोटी सी उम्र में इतना कोल्ड हार्टेड मर्डरर बन गया। इसी में जब ये गैंग वॉर्स चल रही होती है, अपने मेन कैरेक्टर की लाइफ में अप एंड डाउन आ रहे होते हैं, तब हमारा मेन कैरेक्टर मिलता है एजी ओकुमुरा, जो एक नॉर्मल जापानीज सिटीजन है और उसके अंदर वो एक छोटा भाई फाइंड करता है और ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है। मैं तो इस एनिमे के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, पर वो स्पॉयलर्स में कंसीडर होगा, तो मैं बस लास्टली यही कहना चाहूँगा ये एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक बार ट्राई ज़रूर देना। तो 9th नंबर पे ब्लड ब्लॉकेड बैटलफ्रंट या फिर कह लो ब्लड लाइन बैटलफ्रंट। इसमें 2 सीजन है, टोटल 24 एपिसोड्स है, 2 OVA भी हैं। सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश डब इंग्लिश सब में दोनों में अवेलेबल है। इसे एनिमेट किया है बोन्स स्टूडियोज ने, तो अब समझ लो एनिमेशन का लेवल कितना हाई होगा। तो इसकी कहानी ऐसी है कि न्यूयॉर्क सिटी में एक डायमेंशन ओपन हो जाता है, जिससे न्यूयॉर्क सिटी और नेदरवर्ल्ड एक साथ मर्ज हो रहे होते हैं, पर कुछ लोग बैरियर बना लेते हैं। पर तब भी जितनी चीज़ें मर्ज हो चुकी होती है नेदरवर्ल्ड से, जितनी चीज़ें न्यूयॉर्क सिटी में आ चुकी होती है नेदरवर्ल्ड से, उतनी चीज़ें वो वहीं रहती है। जितने भी क्रीचर्स नेदरवर्ल्ड से आ चुके होते हैं और न्यूयॉर्क वालों को उन लोगों के साथ ही रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं रहता ना कि अब वो लोग आ चुके हैं, बैरियर लग चुका है, अब वो लोग वापस जा नहीं सकते। और इसी के चलते कुछ लोगों को स्पेशल एबिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो कहानी फोकस करती है हमारे मेन कैरेक्टर लियोनार्डो द वॉच के ऊपर। एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है। उसी समय एक मिस्टीरियस एंटिटी हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी सिस्टर के सामने आती है। उन दोनों के सामने एक कॉन्टेस्ट रखती है कि तुम दोनों में से ये कॉन्टेस्ट जो भी जीतेगा उसको मिलेगी ऑल सीइंग आइज ऑफ द गॉड। और ऑब्वियसली हमारे मेन कैरेक्टर ही जीतता है इस कॉन्टेस्ट में और हमारे मेन कैरेक्टर को ऑल सीइंग आइज ऑफ द गॉड मिल जाती है। पर तब भी हमारे मेन कैरेक्टर को एक बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग पेमेंट भी पे करनी पड़ती है। इसके बाद वो मिस्टीरियस एंटिटी गायब हो जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर को पावर्स मिल जाती है और इसी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर न्यूयॉर्क सिटी जाता है अपने आंसर्स फाइंड करने के लिए, लाइक कि वो मिस्टीरियस एंटिटी कौन थी, वो अपनी सिस्टर को वापस कैसे लाए और भी बहुत सारी चीज़ें। तो क्या वो अपने आंसर्स को फाइंड कर पाता है, ये तो आपको एनिमे देख के ही जानना पड़ेगा। और एनिमे की एनिमेशन फाइट सीन्स में बहुत ज़्यादा गजब है, साउंड ट्रैक भी बढ़िया है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इस एनिमे को भी ट्राई ज़रूर देना। तो 8 नंबर पे है विंडलैंड सागा। इसके अभी तक एक सीजन आया है, टोटल 24 एपिसोड है। सेकंड सीजन अभी ही आने वाला है, 2021 में ही आने वाला है और आपको इसे डब में नहीं सब में देखना पड़ेगा, डब इसका अवेलेबल नहीं है। तो इसकी कहानी हमें ऐसी दिखाई जाती है कि थॉर जो कमांडर है जॉन वाइकिंग्स के ट्रूप्स का, और वो बहुत ज़्यादा मतलब ताकतवर भी है और बहुत ज़्यादा बैटल्स
गड़े हैं। तो इसके हमें ऐसे दिखाया जाता है कि एक दिन वो समुद्र में बैटल कर रहा होता है, पर वो बैटल से अब ऊब गया है, तो वो बैटल को छोड़ के भाग जाता है आइसलैंड पे, और सब लोग एज्यूम करते हैं कि वो एक्चुअल में मर गया है। वो आइसलैंड जाता है, उसके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी एक बेटा। बेटी का नाम रखता है वो सेल्वा और बेटे का नाम रखता है थॉरफिन। और एक दिन डेनमार्क से लोग आते हैं और लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल में ये थॉर्स जिंदा है। वो लोग उसको मार देते हैं और अपना मेन कैरेक्टर थॉरफिन देख लेता है और वो अपने पापा के रिवेंज पे, अपने फादर के रिवेंज की क्वेस्ट पे चला जाता है। तो क्या अपना मेन कैरेक्टर अपने फादर का रिवेंज ले पाता है, ये तो आपको एंड में देख के ही जानना पड़ेगा। और आपको लग रहा होगा कि ये एंड में बहुत ज़्यादा सिंपल है, पर नहीं, ये एंड में बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। मैं बस सिंपल तरीके से इसको बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों की एक्साइटमेंट को कर सकूँ, एक्साइटमेंट बना सकूँ इस एनिमे से रिलेटेड। विनलैंड सागा को एनिमेट किया विट स्टूडियो ने, जिन्होंने 3 सीजन अटैक ऑन टाइटन के एनिमेट किया है। तो एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एक्शन सीन्स में भी एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब तुम लोग इसका सिर्फ एक्शन सीन जाके यूट्यूब पे देख लो, तुम लोग इस एनिमे के हुक हो जाओगे। तो इस एनिमे को जरूर ट्राई करना। तो 7 नंबर पे डेथ परेड, इसका 1 सीजन है, इसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं और ये इंग्लिश डब इंग्लिश सब दोनों में अवेलेबल है। इसकी एनिमेशन करी है मैड हाउस स्टूडियोज ने और ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे। इसकी स्टोरी ऐसी कि जो लोग मर जाते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं, क्वीन डेकम्बार में आते हैं, जहाँ पे उन्हें जज किया जाता है कि वो लोग हेवन जाएंगे या हेल जाएंगे। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो मर चुके होते हैं, पर उन्हें एक्चुअल में ये याद नहीं रहता है कि वो मर चुके होते हैं। उन्हें कुछ गेम्स खिलाए जाते हैं जिनकी हेल्प से उन्हें जज किया जाता है कि वो लोग हेवन जाएंगे या हेल जाएंगे। एंड में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और इसमें हमारा मेन कैरेक्टर जो लोगों को जज करता है कि वो हेल जाएंगे हेवन जाएंगे, उसके अंदर जब इमोशंस आते हैं तब वो सीन देखने लायक होता है। तो ये एनिमे को भी ज़रूर ट्राई करना। 12 एपिसोड का है, छोटा सा एनिमे, बिंज वॉच कर सकते हो। 6 नंबर पे ब्लू एग्जॉर्सिस्ट, इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, 37 एपिसोड है, 2 OVAs भी हैं। सारे OVAs सीजन्स इंग्लिश डब में अवेलेबल हैं। A1 पिक्चर्स ने इसकी एनिमेशन करी। इसकी कहानी फोकस करती है हमारे मेन कैरेक्टर रिन ओकुमुरा पे। एक दिन उसे पता चलता है कि डीमंस एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं और जिसी दिन और जिस समय पे उसे ये पता चलता है उसी समय पे हमारे मेन कैरेक्टर के फादर, मतलब कि जिसे अडॉप्टेड फादर, जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को अडॉप्ट किया था, उसी दिन वो भी मर जाते हैं। और उस दिन हमारे मेन कैरेक्टर को ये भी पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर सेटन का चाइल्ड है, सेटन डीमन लॉर्ड का चाइल्ड है। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर एग्जॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग चालू कर देता है। एग्जॉर्सिस्ट वो होते हैं जो डीमंस को भगाते हैं, डीमंस को मारते हैं, डीमंस से फाइट करते हैं। तो अब क्या हमारा मेन कैरेक्टर सेटन को मार पाएगा, ये तो आपको एंड में देख के ही पता लगाना पड़ेगा। इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं एज आई मेंशन, और एंड में अच्छा है और आप इसे ट्राई कर सकते हो। 5th नंबर पे फायर फोर्स, अब तक इसकी 2 सीजन आ चुके हैं, टोटल 48 एपिसोड्स है। इसकी एनिमेशन करी है डेविड प्रोडक्शन ने और एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा गजब की है। तुम लोगों को कहीं पे भी एनिमेशन खराब नहीं लगेगी। तो इसकी कहानी ऐसी है कि एक दिन पूरी दुनिया में फायर लग जाती है और पूरी दुनिया जल जाती है, पर जो कुछ लोग बचते हैं वो एक जगह पे आके बस जाते हैं और उस जगह पे आके न्यू सिटी बनाते हैं, न्यू टाउन बनाते हैं, न्यू कंट्री बनाते हैं। और ये फायर कैसे लगी थी ये अभी तक किसी को नहीं पता है, पर इस इंसिडेंट के बाद जब उन लोगों ने न्यू कंट्रीज़ बना ली तब कुछ लोगों को स्पेशल एबिलिटीज़ मिलने लगी, कुछ लोगों को फायर को कंट्रोल करने की एबिलिटीज़ मिलने लगी, कुछ लोगों को फायर को जनरेट करने की एबिलिटी मिलने लगी और इन लोगों को पायरोकिनेटिक कहने लगे। पर इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हुए जो लोग जलना शुरू कर दिए, मतलब कि उनकी बॉडी स्टिल है और कुछ मिनट बाद उनकी बॉडी एकदम फायर में, और इन लोगों को इन्फर्नल्स कहा गया, मतलब कि उनकी बॉडी पूरी जल रही है जैसे किसी को जला दिया गया हो। और इन जलने वाले लोगों को कहा गया इन्फर्नल्स, और ये लोग कैसे जलते हैं ये भी अभी तक किसी को भी नहीं मालूम है। और इन्हीं इन्फर्नल्स को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई फायर फाइटिंग टीम, जिनके पास भी पायरोकिनेटिक एबिलिटीज़ हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी पायरोकिनेटिक है और वो ज्वाइन करता है स्पेशल फायर फोर्स टीम, क्योंकि उसे आंसर्स चाहिए अपने क्वेश्चंस के, कैसे इन्फर्नल्स बनते हैं और भी बाकी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर भी बैक स्टोरी है। और मैं इससे ज़्यादा इस एनिमे के बारे में कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि वो स्पॉयलर्स में कंसिडर होगा। तो ये भी एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसको सिर्फ एक एपिसोड से इसके जज मत करना, 2-3 एपिसोड देखना। 2-3 एपिसोड के बाद ये सीरीज़ आपको हुक कर लेगी और बहुत अच्छी सीरीज़ है। तो 4th नंबर पे सीरियस द जेगर, इसके 1 सीज़न है, 12 एपिसोड्स हैं और इसे एनिमेट किया है PA वर्क स्टूडियोज़ ने, जिसने उन्हें अपने अनदर को एनिमेट किया है, शार्लेट को एनिमेट किया है, ऐसे एनिमेट्स को एनिमेट किया है और उनकी एनिमेशन अच्छी है और इस शो की भी एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये एक वैम्पायर टाइप का शो है। इसकी कहानी बेस्ड है 1930s में कि वैम्पायर्स टोक्यो को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम जेगर है और हमारा मेन कैरेक्टर एक वैम्पायर हंटर है। और मैंने इस सीरीज़ को इतने टॉप लेवल पे इस वजह से रखा है क्योंकि इस सीरीज़ की एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे तुम लोगों को याद होगा जब तुम लोग कोई बड़ी सीरीज़ देखते होगे लाइक नारुतो, तो उसकी बीच की एनिमेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पर जब भी एनिमेशन बढ़ जाती है, लाइक फिलर्स में एनिमेशन बढ़ जाती है या फिर कुछ टॉप क्वालिटी सीन्स में कुछ एनिमेशन बढ़ जाती है, तब जैसी एनिमेशन रहती है वैसी एनिमेशन इसके हर फाइट सीन पे है। समझ रहे हो ना कि एनिमेशन कितनी अच्छी होगी। और इसकी एनिमेशन ही सिर्फ एक रीज़न है कि मैंने इसको इतनी ज़्यादा ऊपर रैंक पे रखा
रखा है, वरना इसको मैं 9th या फिर 10th रैंक पे रखता। पर अगर आप एक कट्टर एक्शन एनिमे फैन हो, मतलब कि आपको एक्शन में बहुत अच्छी फाइट सीन देखना है, बहुत अच्छी एनिमेशन के साथ एक्शन सीन देखना है, तो इस सीरीज़ को ज़रूर चेकआउट करना। बहुत अच्छी सीरीज़ है, ऐसे स्टोरी भी ठीक ठाक है, तो इसको ज़रूर चेकआउट करना। 3rd नंबर पे वायलेट एवरगार्डन। इसके एक सीज़न है, टोटल 13 एपिसोड है, एक OVA है, एक मूवी भी रिलीज़ हुई है और सीज़न तो इंग्लिश डब में है पर मूवी अभी तक इंग्लिश डब में नहीं आई है। OVA भी इंग्लिश डब में अवेलेबल है और इसकी एनिमेशन करी है क्योटो एनिमेशंस ने और इसकी एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये एक इमोशनल एनिमे है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊँगा। पर इसकी स्टोरी ऐसी है कि वायलेट एवरगार्डन जो एक वॉर में होती है और उस वॉर के ख़त्म होते होते वो अपने जर्नल को अपने साथ ले आती है, उसकी लाइफ बचा लेती है और उसका जर्नल मरने से पहले उसके कान में कुछ बोलता है जो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और वायलेट उस वॉर में अपने दोनों हाथ गवा चुकी होती है, उसके बाद उसके हाथ का ऑपरेशन होता है और उसके हाथ में मेटेलिक आर्म्स लगा दिए जाते हैं। पर तब भी वायलेट एवरगार्डन को उसके बॉस के कहे हुए वर्ड्स समझ में नहीं आए थे, इस वजह से वायलेट एवरगार्डन एक जर्नी पर निकल पड़ती है उस वर्ड्स को जानने के लिए। और अब वो वर्ड क्या है, वायलेट एवरगार्डन उन वर्ड्स के मतलब को जान पाती है कि नहीं पाती है, ये आप एनिमे देख के ही समझना। और एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छा है, विजुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्टोरी लाइन भी बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है, तो इस एनिमे को ज़रूर के ज़रूर ट्राई करना। तो 2nd नंबर पे के प्रोजेक्ट। इसका एक सीज़न है, टोटल 12 एपिसोड है, सारे के सारे एपिसोड इंग्लिश डब में अवेलेबल है। इसकी एनिमेशन करी है गो हैंड्स स्टूडियो ने और एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसकी मेन स्टोरी लाइन ये है कि तो ये एनिमे एक ऐसे वर्ल्ड में बेस्ड है जहाँ पे कुछ लोगों के पास स्पेशल एबिलिटीज़ है और उन लोगों ने गैंग्स बना रखी हैं। ऐसे तो बहुत सारी गैंग्स है इस एनिमे में, पर इस शो में सिर्फ 2 गैंग्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, ब्लू एंड रेड। तो कहानी फोकस करती है हमारे मेन कैरेक्टर पे जो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है रेड गैंग के सारे मेंबर्स अपने मेन कैरेक्टर के पीछे पड़े हैं, क्योंकि रेड गैंग को लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उनके लीडर को, सबसे टॉप के लीडर को मार दिया है। और उनके पास प्रूफ के लिए फुटेज भी है जिसमें दिख रहा है कि एक पर्सन जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरह दिखता है वो उनके बॉस को मार रहा है। वैसे ही रेड टीम के सारे मेंबर्स अपने मेन कैरेक्टर के पीछे पड़े रहते हैं, पर तभी एक ब्लू टीम का मेंबर उसे बचा लेता है और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर को बताता है देखो ऐसा ऐसा सीन है, और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर ऐसे रिस्पॉन्ड करता है। ये तो देखने के लिए तुम्हें ये सीरीज को देखना पड़ेगा और ये सीरीज बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक्शन सीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर तुम्हें गैंग वॉर्स, सुपर नेचुरल गैंग वॉर्स अच्छी लगती हैं, लाइक अपना वन पीस में जैसे वॉर्स होती हैं, तो इस एनिमे को जरूर चेकआउट करो, रिग्रेट नहीं करोगे इस एनिमे को वॉच करना। फर्स्ट एनिमे फेट सीरीज, और फेट सीरीज के बारे में बस यही कहूँगा कि ये एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छा है स्टोरी लाइन में भी और इसकी एनिमेशन में भी। एनिमेशन में ये जुजुत्सु काइसेन को बीट करने की दम रखता है, तो बताओ आप सोच लो कितनी ज़्यादा अच्छी एनिमेशन होगी। और मैंने इसको फर्स्ट पे इस वजह से रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। जब मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले इसका मैंने रिव्यू डाला है RS प्ले सुपर चैनल पे और उसके बाद बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं। तो अगर आपको इस फेट सीरीज़ का रिव्यू देखना है तो जाके वो रिव्यू चेकआउट कर लो। और फेट सीरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये थी हमारी लिस्ट ऑफ टॉप 10 एनिमे विद विजुअली स्टनिंग एनिमेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करो कि तुम लोगों का फेवरेट एनिमे कौन सा है, और अगर हमने कोई अंडररेटेड एनिमे को मिस कर दिया हो तो वो भी कमेंट करो। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.